नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल 25 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपकी स्टडी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि दोस्तों हमने आजकल जो है आपके लिए राज्य दर्शन प्रारंभ किया है। राज्य दर्शन में जो है दोस्तों, जो फिलहाल तो जो है हम जो भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि जो है आपका अभी 23 अगस्त को जो है एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें जो है राज्य दर्शन से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि राज्यों के बारे में 14 नंबर का है ना, वहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों वो जो है समझ लो आपकी जीएस में ही वो चीज़ें कवर हो सकती हैं, पर थोड़ा जो है राज्य दर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों हमने पार्ट 1 पहले बना दिया था, जिसमें जो है हमने भारत के 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को कवर करा है। और दोस्तों एक राज्य से जो है जितनी भी चीज़ें मतलब बनने की संभावना है ना, तो मैंने इन स्लाइड को जो है वैसे आपके लिए तैयार किया है। अगर जो है दोस्तों आप यहाँ से नोट्स बनाते हैं तो आपकी ये जो है जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो अभी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, आपको वहाँ पर भी हेल्प इससे मिलेगी और बाकी जो है जीएस के पोर्शन में भी आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की, जो कि जो है दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य हमारे भारत का है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ का जो है एक तो मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति, नदियाँ और इसके राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं यहाँ से देखने को मिलती हैं, जो कि जीएस के लिए भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य से जो है हमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ से पढ़ने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों एमपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों एमपी से ही 2000 में छत्तीसगढ़ इससे अलग होकर जो है नया राज्य बना था। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या कवर हो पाया आपका, क्योंकि स्थापना भी राज्यों की स्थापना मैच करने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका कवर हुआ कि एमपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और उसी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, जो कि बना था 2000 में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है दोस्तों भोपाल, और भोपाल जो है इसे जो है झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि दोस्तों बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो दोस्तों क्षेत्रफल है इसका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होने वाला है, जो कि दोस्तों राजस्थान के बाद ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों इसका उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट। तो दोस्तों एमपी का जो उच्च न्यायालय है वो है जबलपुर, और दोस्तों एक इसकी खंडपीठ भी है। तो दोस्तों खंडपीठ, 2 इसकी खंडपीठ है, एक तो है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। और दोस्तों वर्तमान यदि राज्यपाल की बात की जाए, तो दोस्तों एमपी का जो राज्यपाल है अभी, तो दोस्तों वो है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और दोस्तों वर्तमान में जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में जो है 55 जिले हैं, और दोस्तों जो इसका नवीनतम जिला है ना, तो दोस्तों वो है पांडुर्णा और मेहरा। और दोस्तों एमपी में जो संभाग हैं तो दोस्तों वो है 10। और दोस्तों यदि लोकसभा की सीटों की बात की जाए, तो दोस्तों एमपी की लोकसभा की सीटें हैं 29, और राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों 11। और यदि विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो दोस्तों विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर कुल 230 सीटें। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आपको जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ से माइंड में रखनी ये चीज़ें। तो दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में। तो दोस्तों यहाँ का राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा। और दोस्तों ये जो है मुख्य रूप से कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कान्हा नेशनल पार्क है एमपी में। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। तो दोस्तों राजकीय पक्षी जो है यहाँ का वो है दूधराज, यानी कि शाह बुलबुल भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है एशियन पैराडाइज फ्लाइंग कैचर भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों राजकीय वृक्ष है यहाँ का बरगद, और ये बरगद दोस्तों आपके जो है मतलब भारत का भी ये राष्ट्रीय वृक्ष है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों यहाँ पर है मध्य प्रदेश के उपनामों को
यहाँ पर कवर किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हृदय प्रदेश यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका नाम जो है हार्ट ऑफ इंडिया रखा था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। और दोस्तों मध्य प्रदेश को ही जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में जो है सबसे ज्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों 2023 की गणना के अनुसार जो है यहाँ पर जो है 785 बाघ हैं और इसीलिए जो है दोस्तों इसे जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और दोस्तों उसके अलावा जो है तेंदुआ और चीता स्टेट भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों देश में जो है सबसे अधिक तेंदुए और चीते जो है यही है। और दोस्तों आपको याद होगा अगर आपने करंट अफेयर्स में पहले पढ़ा होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए कुछ चीते थे, उनको जो है यहीं पर छोड़ा गया था। और दोस्तों उसके अलावा इसे जो है सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों सोया स्टेट इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जो है भारत में सर्वाधिक सोयाबीन के उत्पादन होने के कारण जो है इसका नाम सोया स्टेट भी पड़ा है। और दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है तो दोस्तों उसका आंसर जो है उत्तराखंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नदियों का उद्गम होता है, पर इतनी ज्यादा भी नदियां नहीं है ना जितनी नदियां मतलब यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है नदियों का राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग 200 जो है छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, इसलिए जो है इसे जो है नदियों का मायका भी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें यदि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की एवं सीमाओं की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है जो कि दोस्तों लैंडलॉक इसे कहा जाता है। लैंडलॉक एक ये राज्य है। और दोस्तों इसकी सीमा जो है ना तो किसी समुद्र से लगती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय देश से इसकी सीमा लगती है, इसलिए जो है दोस्तों इसे जो है लैंडलॉक स्टेट भी कहा जाता है। यदि दोस्तों बात की जाए मध्य प्रदेश के सीमाओं की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से सीमा बनाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है गुजरात, और दोस्तों गुजरात से जो है मध्य प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है। और उसके बाद है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यदि दोस्तों प्रमुख पर्वत श्रेणियों की यदि बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो दोस्तों वो है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी। और दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ की, तो दोस्तों वो है धूपगढ़ी जो कि है 1350 मीटर। और ये जो है दोस्तों सतपुड़ा यानी कि महादेव पहाड़ी पर पंचमढ़ी में स्थित है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको नोट करते हुए चलना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले है नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और यह जो दोस्तों अमरकंटक यानी कि मैकालू से निकलकर जो है पश्चिम की ओर बहती हुई ये जो है खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। और ये जो है दोस्तों एस्चुरियों का निर्माण करती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर बन सकता है किसी भी एग्जाम में, तो दोस्तों ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों वो है नर्मदा। और यदि दोस्तों इसका मतलब उद्गम स्थान भी पूछा जा सकता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है अमरकंटक। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों ये जो है एस्चुरी का निर्माण भी करती है। तो दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण नदी है ताप्ती नदी। तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और यह भी जो है दोस्तों नर्मदा के समान ही पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां जो है आपको याद रखनी है। और दोस्तों उसके अलावा है चंबल नदी। तो दोस्तों चंबल नदी जो है जानापाव पहाड़ी जो कि इंदौर में है, तो दोस्तों यहाँ से ये निकलती है। इसका उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी है और ये जो है इंदौर में है। और दोस्तों ये जो है अपने बीहड़ जंगलों के जानी जाती है। तो दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा कि चंबल तो बोलते हैं ना चंबल के डाकू। तो दोस्तों ये जो है अपने बीहड़ वनों के लिए जानी जाती है। और दोस्तों यह जो नदी जो है ये चंबल के डाकुओं के क्षेत्र के लिए मतलब ये चंबल के डाकुओं के क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। अब दोस्तों बात करते हैं बेतवा नदी की। तो दोस्तों इसे जो है प्रदूषण के आधार पर जो है मध्य प्रदेश की जो है गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों
यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है बेतवा। और दोस्तों उसके अलावा है सोन नदी। तो दोस्तों ये जो है अमरकंटक से निकल के जो है सीधे जो है गंगा में मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं चीता प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में भारत के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, जिनकी संख्या जो है दोस्तों 11 है। और उसमें से जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यह जो है भारत का सबसे बड़ा और पहला नेशनल पार्क है। और दोस्तों यहाँ का जो शुभांकर जो किया था, तो दोस्तों वो था भूर सिंह दा बारहसिंगा। और दोस्तों ये जो है भारत का पहला पार्क है जिसका अपना शुभांकर भी है ना। और इसका शुभांकर कौन है, तो दोस्तों वो है भूर सिंह दा बारहसिंगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों वो है एमपी में। दोस्तों बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की। तो दोस्तों ये जो है श्योपुर में स्थित है। और दोस्तों ये जो कूनो नेशनल पार्क है ना, तो दोस्तों ये जो है प्रोजेक्ट चीता के लिए जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है यहाँ पर जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे, जिन्हें जो है यहीं बसाया गया था। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का मोगली लैंड इसी पार्क से प्रेरित है। तो दोस्तों जो आपने बचपन में देखा होगा ना द जंगल बुक, और उसमें जो है एक मोगली होता है, बल्लू होता है, बगीरा होता है। तो दोस्तों जो मोगली लैंड है ना, तो वो जो है इसी पार्क से प्रेरित है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा जो जंगल बुक थी ना, तो उसके राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों उसके अलावा जीवाश्म। तो दोस्तों जीवाश्म नेशनल पार्क जो है डिंडोरी जिले में स्थित है। और ये जो है राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। और दोस्तों टाइगर रिजर्व से जो है ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, या तो वो पूछा जाता है टाइगर रिजर्व वगैरह पूछे जाते हैं, और या तो नदियों के बारे में ज्योग्राफी में पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से दोस्तों 6 तो नेशनल पार्क हैं, एक जो है वन्यजीव अभयारण्य है। तो दोस्तों अब जो है देखते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले है कान्हा टाइगर रिजर्व, और दूसरा है दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व, तीसरा है बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व। और दोस्तों ये जो है जो बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व है ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो है बाघों का घनत्व जो है सबसे अधिक, और यहाँ पर जो है सफेद बाघ पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको याद रखना है बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व जो कि है एमपी में। उसके अलावा दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यह जो है आंवला उत्पादन और हीरो की खान भी यहाँ पर प्रसिद्ध है पन्ना में। तो दोस्तों अब बात करते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। तो दोस्तों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये है जो है राज्य का सबसे नया और 7वां टाइगर रिजर्व है। जबकि दोस्तों यदि देश की बात की जाए तो दोस्तों देश में जो है इसका स्थान है 54वां। तो दोस्तों 54वां टाइगर रिजर्व है ये, यदि देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। और दोस्तों यदि राज्य यानी कि एमपी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो दोस्तों ये है 7वां टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों 8वें पॉइंट में दिया गया है। तो दोस्तों 8वें पॉइंट में जो है हम मध्य प्रदेश राज्य की जो है प्रमुख जनजातियों को कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो है सबसे अधिक जनजातीय जो जनसंख्या है ना, तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जनजातियां जो है निवास करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भील की। तो दोस्तों भील जो है यह मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दोस्तों इसका जो प्रमुख त्योहार है ना, तो दोस्तों इसका प्रमुख त्योहार है भगोरिया हाट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भील। और दोस्तों उसके अलावा गौड़। तो दोस्तों गौड़ जो है ये मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि मतलब इसमें जो है जनसंख्या की बात की जा रही है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों जनजातियां तो हमने जान ली जो कि हर
स्टेट में होती हैं, मतलब जो भी बड़ी बड़ी जनजातियां होती हैं वो मतलब सभी स्टेट में कवर होती हैं। पर दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है 3 अति पिछड़ी जनजातियां भी हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ पर अति पिछड़ी जनजातियों में यदि रखा जाए तो वो है राजी जनजाति को रखा जा सकता है, क्योंकि वो एक आदम जनजाति है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है मध्य प्रदेश में भी 3 पिछड़ी जनजातियां हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है बैगा। तो दोस्तों बैगा जो है मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में पाई जाती है। और दोस्तों उसके अलावा है भारिया जनजाति। तो दोस्तों भारिया जनजाति जो है पातालकोट यानी कि छिंदवाड़ा के घने जंगलों में रहने वाली ये जनजाति है। और दोस्तों उसके अलावा सहारिया। तो दोस्तों सहारिया जनजाति जो है ग्वालियर, चंबल जो कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये पाई जाने वाली जनजाति है। तो दोस्तों कुछ जो है इम्पोर्टेंट जनजातियां थी मध्य प्रदेश से, तो वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करी हैं। और जनजातियों का टॉपिक जो है दोस्तों आपके लिए जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको जो है ये कवर करते हुए चलना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे कवर नहीं करवा सकती हूँ। क्योंकि एक राज्य की यदि बात की जाए तो दोस्तों अगर राज्य में अगर मैं पढ़ाने लगी ना, जैसे डीपली जितना डीप हो सके उतना अगर मैं डीप पढ़ाने लगी, तो दोस्तों अब देखो ना आपकी उत्तराखंडी कितना बड़ा, मतलब उत्तराखंडी हमें सालों साल लग जाते हैं पढ़ने में। तो वैसे ही हर स्टेट का भी अपना इतिहास होगा। पर मेरा जो है अभी आपको जो है एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिन टॉपिक से बन सकते हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं वहाँ जो है आपको वो चीज़ें ही कवर करवाऊँ, क्योंकि टाइम भी कम है ना। तो दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की कला, संस्कृति एवं प्रमुख उत्सवों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले खजुराहो नृत्य समारोह। तो दोस्तों यह जो है भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है। और दोस्तों ये जो है प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों वो होता है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों उसके अलावा तानसेन समारोह। तो दोस्तों तानसेन समारोह जो है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के महान गायक जो थे, आपको पता ही होगा, जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो दोस्तों उन्हीं के जो है याद में जो है ग्वालियर में ये तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों उसके अलावा कालिदास समारोह। तो दोस्तों कालिदास समारोह जो है उज्जैन में आयोजित होता है। और दोस्तों उसके अलावा भगोरिया हाट। तो दोस्तों भगोरिया हाट जो है आपको पता ही होगा, मैंने अभी ऊपर बताया है कि ये जो है भिल जनजाति का रंग बिरंगा बसंत विवाह उत्सव है, जो कि जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर में इसका जो है आयोजन होता है। और दोस्तों उसके अलावा लोकरंग समारोह। तो दोस्तों लोकरंग समारोह जो है ये भोपाल में आयोजित होता है। और दोस्तों ये किस अवसर पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये होता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक नाट्य की। तो दोस्तों सबसे पहले है राई। तो दोस्तों राई ये जो है बुलंदखंड शहर का प्रसिद्ध और मध्य प्रदेश का जो है राजकीय लोक नृत्य है। और दोस्तों यहाँ पर जो है बेड़िया जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है राई। और दोस्तों उसके अलावा जो है ये नृत्य किस जनजाति द्वारा विशेष तौर पर किया जाता है? तो दोस्तों ये नृत्य जो है बेड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और दोस्तों उसके अलावा मार्च। तो दोस्तों मार्च जो है यह मालवा क्षेत्र का राजकीय लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है मटकी। तो दोस्तों मटकी जो है मालवा अंचल की महिलाओं द्वारा ढोल की थाप पर किए जाने वाले ये नृत्य है। और दोस्तों उसके अलावा जवारा। तो दोस्तों जवारा जो है बुलंदखंड शहर में जो है फसल की कटाई पर ये नृत्य किया जाता है। और दोस्तों उसके अलावा कर्मा। तो दोस्तों कर्मा जो नृत्य है, तो दोस्तों ये जो है गौड़ और बेगा जनजातियों का ये प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं किसी भी राज्य से जो है एक तो यूनेस्को की साइट जो है वो पूछी जाती है कि कौन सी यूनेस्को की साइट है, कौन सी नहीं है, और कब इसको यूनेस्को की का मतलब साइट का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों कुछ साइट जो है मैंने यहाँ पर कवर करी है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले है खजुराहो के मंदिर। तो दोस्तों खजुराहो को मंदिर जो है छतरपुर जिले में पड़ते हैं। और दोस्तों इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है 1986 में शामिल किया गया था। और दोस्तों ये जो खजुराहो के मंदिर है ना, तो दोस्तों इनकी विशेषता है कि मतलब ये चंदेल शासकों द्वारा ये निर्मित है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजवंश ने किया था? तो दोस्तों वो किया था चंदेल शासकों द्वारा। और दोस्तों जो इसकी निर्माण शैली है ना, तो दोस्तों इसकी निर्माण शैली है नागर शैली वास्तुकला और कामुक मृत्यु के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं
सांची का स्तूप। तो दोस्तों सांची का स्तूप जो है रायसेन जिले में ये पड़ता है, स्थित है मतलब। और दोस्तों इसे जो है 1989 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों उसके अलावा जो है इसकी विशेषता है कि सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित जो है ये महान बौद्ध स्तूप है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, सांची का स्तूप जो है काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों भीम बेटिका की गुफाएं। तो दोस्तों भीम बेटिका की गुफाएं जो है रायसेन जिले में ये पड़ता है और 2003 में जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों उसके अलावा प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल के शैल चित्र जो है यहाँ पर मिले हैं। और दोस्तों ये जो है रॉक पेंटिंग्स के लिए ये जो है विश्व में प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है कि उत्तराखंड में जो है भीम बेटिका के समान जो है कहाँ के चित्रों को जो है माना गया है, ये जो है आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताना है। तो दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग जिन प्रसिद्ध उत्पादों को प्रदान किया गया है, तो दोस्तों उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चंदेरी की साड़ी। तो दोस्तों चंदेरी की साड़ी जो है अशोकनगर जिले की मतलब ये प्रसिद्ध रेशमी और सूती साड़ियों के लिए जो है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और दोस्तों ये जो है एमपी का जो है पहला जीआई टैग जो है चंदेरी की साड़ी को ही दिया गया था। और दोस्तों उसके अलावा महेश्वरी की साड़ियां। तो दोस्तों महेश्वरी की साड़ियां जो है वो खारगोन क्षेत्र की ये जो है मुख्यतः प्रसिद्ध है। और दोस्तों इस कला की स्थापना जो है अहिल्याबाई होलकर द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों उसके अलावा कड़कनाथ मुर्गा। तो दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा जो है झाबुआ जिले के काले रंग का मुर्गा है, जो कि जो है दोस्तों अपने काले मांस और हाई प्रोटीन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कड़कनाथ आपको पता ही होगा कि एकदम काला सा मुर्गा रहता है, पर ये जो है हाई प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इसको भी जो है जीआई टैग मध्य प्रदेश से में जो है दिया गया है। और दोस्तों उसके अलावा बाघ प्रिंट। तो दोस्तों धार जिले की लकड़ी के ठप्पों से कपड़ों पर किए जाने वाली प्राकृतिक छपाई के लिए ये जो है बाघ प्रिंट प्रसिद्ध है। और दोस्तों उसके अलावा रतलामी सेव। तो दोस्तों ये जो है अपनी खास लौंग और बेसन के तीखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ये भी जो है इसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों कुल जनसंख्या का जो है 7.26 करोड़ जो जनसंख्या है ना, तो दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। और दोस्तों ये जो है देश में इसको जो है कुल मतलब 5वां स्थान इसको प्राप्त है जनसंख्या के दृष्टि पे। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जनघनत्व है तो दोस्तों वो है 236 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है तो वो है 69.32%। और दोस्तों यहाँ पर जो है पुरुषों की जो मतलब साक्षरता दर है तो दोस्तों वो है 78.73%। और दोस्तों महिला साक्षरता की यदि बात की जाए तो दोस्तों वो है 59.24%। और दोस्तों यदि एमपी में जो सबसे साक्षर जिले की यदि बात की जाए तो दोस्तों वो है जबलपुर जिला। यदि दोस्तों लिंगानुपात की बात की जाए तो दोस्तों 931 महिलाएं प्रति 100 पुरुषों पर यहाँ पर जो है 931 महिलाएं पाई जाती हैं। और दोस्तों उसके अलावा बालघाट जिले का जो लिंगानुपात है ना तो दोस्तों वो है 1021। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो दोस्तों आपको याद रखना है बालघाट जिला। उसके अलावा दोस्तों जनजातीय आबादी। तो दोस्तों कुल आबादी का जो है 21.1% जो है जनजाति यहाँ पर निवास करती है, यानी कि यहाँ पर जो है सर्वाधिक जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा मैंने आपके लिए टॉप 1 लाइनर रिवीजन के लिए भी रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम जो है किसने दिया था तो दोस्तों वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में एमपी का भारत में दूसरा स्थान है जो कि राजस्थान के बाद है। और दोस्तों तीसरा है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में स्थित है। और दोस्तों टाइगर स्टेट में सर्वाधिक बाघों वाला नेशनल पार्क जो है वो है बांधवगढ़, जो कि जन घनत्व के आधार पर है। और दोस्तों यदि बात की जाए भारत में चीते जो है सर्वाधिक चीते जो है एमपी में है। और दोस्तों उसके लिए जो है प्रसिद्ध है कूनो नेशनल पार्क। और दोस्तों उसके अलावा नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है तो दोस्तों वो होता है अमरकंटक के पर्वत से।
मतलब अमरकंटक से इसका वो होता है, मतलब निकलता है, और मैकाल पर्वत पे जो है ये अमरकंटक स्थित है। और दोस्तों चंबल नदी अपने बिहड़ों के लिए निर्माण के लिए विख्यात है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है, जो कि 1350 मीटर पंचगढ़ी में है। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी तो दोस्तों वो निवास करती है मध्य प्रदेश में। और राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है वो है दोस्तों भील। और मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियां हैं तो दोस्तों वो है बेगा, भारिया और सहारिया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। और दोस्तों उसके अलावा सांची स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। और दोस्तों तानसेन समारोह जो है ग्वालियर में आयोजित होता है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य वो है दोस्तों राई। और दोस्तों उसके अलावा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल वो है मलखम्ब। और दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है झाबुआ के कड़कनाथ जो कि काले मांस के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसे जो है जीआई टैग मिला हुआ है। और दोस्तों उसके अलावा मोगली लैंड के रूप में पेंच नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा बिरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व राज्य का 7वां नवीनतम टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों उसके अलावा है प्रदूषण के आधार पर जो है बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और क्या ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखनी है, ये भी जो है आप कंटिन्यू कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब जो है मैंने कुछ आपके लिए मध्य प्रदेश से जो है PYQ भी रखे हैं जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे। तो दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण जो है मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो दोस्तों उनका निर्माण किया था चंदेल राजवंश ने। और दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों सबसे अधिक राज्य में मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान जो है MP में है, जिनकी संख्या जो है 11 है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में रखा गया था। तो दोस्तों वो रखा गया था कोनो नेशनल पार्क में। और दोस्तों कोनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों वो है धूपगढ़ी जो कि है 1350 मीटर और ये जो है पंचमढ़ी में स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा भगोरिया हाट, तो दोस्तों भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख उत्सव है। तो दोस्तों वो है भिल जनजाति का। और दोस्तों उसके अलावा 6 PYQ है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से जो कि मैकाल पर्वत पे स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक काल की यानी कि पाषाण काल की शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों उसके अलावा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों वो है राई नृत्य। और कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में गड्ढों या बिहड़ों का निर्माण करती है। तो दोस्तों वो है चंबल नदी। और दोस्तों अब बात करते हैं 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। और दोस्तों उसके अलावा 11th क्वेश्चन है कड़कनाथ मुर्गे को जो है किस राज्य से GI टैग और किस राज्य के पास जो है कड़कनाथ मुर्गे का GI टैग मिला है। तो दोस्तों वो मिला है मध्य प्रदेश को। और दोस्तों उसके अलावा तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है। तो दोस्तों वो होता है ग्वालियर में। तो दोस्तों कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दूसरा जो है मैं आपको अंडमान निकोबार कवर करवा सकती हूँ। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो कि एक पूर्वोत्तर का राज्य होने वाला है। और इसमें जो है दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगी। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है जो अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम आने वाला है अभी, तो उसमें जो है जैसे कि आपको पता ही होगा कि 14 नंबर का जो है अन्य राज्यों से पूछा जाएगा, यानी कि GS में भी उसे काउंट कर सकते हैं पर थोड़ा जो है GS में वो चीज़ें जो है मिलती नहीं है, तो आप जो है राज्य सीरीज़ से कवर कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे हम जिला सीरीज़ को पढ़ते हैं ना, तो जिला सीरीज़ से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं, है ना। जैसे हम उत्तराखंड की जिला सीरीज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी वहाँ से कवर हो जाती है। तो दोस्तों वैसे ही अगर आप राज्य सीरीज़ पढ़ते हैं ना
तो दोस्तों उसमें जो है आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपके जो है लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है जब भी देखें, कभी भी देखें, 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि शायद ही ये यूट्यूब पे पहली बार कोई ऐसी वीडियो होगी जिसपे जो है राज्य सीरीज़ करवा रहा होगा, है ना। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी 1987 को। तो दोस्तों 20 फरवरी 1987 को जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और दोस्तों यदि इसकी राजधानी की बात की जाए तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और दोस्तों यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 83,763 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होने वाला है। और जो कि दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यदि राज्य की बात की जाए तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, या क्रम लगाने को आ सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो जो है पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी राजभाषा के बारे में। तो दोस्तों राजभाषा जो है यहाँ की अंग्रेजी है। और दोस्तों इसका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है ये राज्य आता है। और दोस्तों एक इसका मतलब ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ना, तो दोस्तों उसका जो है एक खंडपीठ ईटानगर में भी है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल जो हैं तो दोस्तों वो है लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KT पटनायक। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की प्रशासनिक ढांचे एवं राजकीय प्रतीक के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है 26 राज्य हैं। और दोस्तों लोकसभा की जो कुल सीटें हैं तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो लोकसभा की कुल सीटें हैं तो दोस्तों वो है 2। और दोस्तों राज्यसभा की सीट जो है यहाँ पर मात्र 1 ही है। और दोस्तों विधानसभा की सीटें जो हैं यहाँ से 60 हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ का जो राज्य पशु है तो दोस्तों वो है मिथुन। मिथुन जो है एक गाय की ही प्रजाति होती है। और दोस्तों जो ये मिथुन होता है ना तो दोस्तों ये एक विशाल और ताकतवर गौ जातीय जीव होता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है तो दोस्तों वो है ग्रेट हॉर्नबिल। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ग्रेट हॉर्नबिल जो है इसकी चोंच जो है वो बहुत ही बड़ी और आकर्षक होती है, ये इसकी विशेषता है। और दोस्तों यदि बात की जाए यहाँ के राज्य वृक्ष की तो दोस्तों वो होता है होलांग। और यह जो दोस्तों एक सीधा और बहुत ही ऊंचा पेड़ होता है। और दोस्तों जो यहाँ का राजकीय पुष्प होता है तो दोस्तों वो होता है फॉक्सटेल आर्किड। और दोस्तों इसे जो है द्रौपदी की माला भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों वो बन सकता है कि द्रौपदी का माला किस पुष्प को कहा जाता है। तो दोस्तों उसका नाम है फॉक्सटेल आर्किड। और दोस्तों ये जो है कहाँ का राजकीय पुष्प है तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश का। अब दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख उपनामों की। दोस्तों उपनामों से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बनते हैं, है ना। उपनामों से बनते हैं, राष्ट्रीय उद्यान से बनते हैं, है ना। तो आपको जो है कवर करते हुए चलना है। तो दोस्तों सबसे पहले उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है तो दोस्तों ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। और दोस्तों क्यों कहा जाता है तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो है सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है, इसीलिए जो है यहाँ इस राज्य को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है। और दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश का डोंग गांव है ना, और ये गांव जो है किबुथी के पास पड़ता है। और इस गांव में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को जो है आर्किड स्टेट भी कहा जाता है। और आर्किड स्टेट क्यों कहा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो है आर्किड फूलों की जो है 500 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य पुष्प है तो दोस्तों वो भी आर्किड ही है। और दोस्तों उसके अलावा पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट, ये जो है अपनी समृद्ध वनस्पतियों के कारण इसे जो है वनस्पति विज्ञानों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किस राज्य को अपनी समृद्धि
समृद्ध वनस्पतियों के कारण वनस्पति वैज्ञानिक का स्वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं सीमाओं के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो दोस्तों वो लगती है 3 देशों से। तो दोस्तों सबसे पहले जो है उत्तर में इसके तिब्बत है और पश्चिम में इसके भूटान है और पूर्व में ये जो है म्यांमार से सीमा साझा करता है। और दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। तो दोस्तों वो भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा रेड क्लिफ रेखा तो दोस्तों वो है पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच, पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। और दोस्तों राष्ट्रीय सीमाएं की यदि बात की जाए तो दोस्तों राष्ट्रीय सीमाएं जो साझा करता है तो दोस्तों वो करता है दक्षिण में असम से करता है और नागालैंड से करता है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है तो दोस्तों वो है कांगतो, जिसकी ऊंचाई जो है 7060 मीटर है। और यह जो है राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रेणी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों पटकाई बूम है, डफला पहाड़ियां हैं, मिरी है, अबोर है, मिसमी पहाड़ी है। और दोस्तों मिसमी पहाड़ी जो है अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है और पटकाई बूम भी पूछी जाती है, डफला पहाड़ी भी पूछी जाती है, मिरी पहाड़ी भी पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है कि ये सभी पहाड़ियां जो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दरे एवं सुरंगों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बॉमडिला दर्रा। तो दोस्तों बॉमडिला दर्रा जो है यह तवांग को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। और दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा है सेला दर्रा। तो दोस्तों सेला दर्रा है यह जो है तवांग को दिरांग के बीच, ये जो दर्रा है ना सेला दर्रा, तो दोस्तों ये सेला दर्रा जो है तवांग और दिरांग के बीच में स्थित है। और दोस्तों यहीं पर जो है दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड सेला सुरंग भी बनाई गई है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड वाली टनल कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आपको याद रखना है सेला सुरंग, और ये बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा दोस्तों दीफू दर्रा यह भारत, चीन और म्यांमार का जो है महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों बुमला दर्रा। तो दोस्तों बुमला दर्रा जो है भारत चीन की सीमा पर तवांग के पास स्थित एक ऐतिहासिक दर्रा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों पांगशो दर्रा। तो दोस्तों पांगशो दर्रा जो है ये जो है म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण नदियों में है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम जो है तिब्बत में, ये नदी जो है तियासांगपो या सांगपो कहलाने वाली यह नदी जो है नामचा बरवा पर्वत से जो है यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से भारत में प्रवेश करती है तो दोस्तों वो है नामचा बरवा पर्वत। और दोस्तों यहाँ से जो है ये यू टर्न लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और दोस्तों यहाँ जो है इसे श्यांग या दिहांग कहा जाता है। तो दोस्तों श्यांग और दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम ही है। और दोस्तों उसके अलावा लोहिता नदी या लोहित नदी, इसे जो है खून की नदी भी कहा जाता है। यह जो है ये जो लोहित नदी है ना यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दोस्तों उसके अलावा सुबनसिरी। तो दोस्तों यह जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसे जो है स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो दोस्तों वो है सबन सिरी या स्वर्ण नदी। उसके अलावा दोस्तों अन्य नदियां हैं तो दोस्तों वहां पर कामेंग और त्रिफ नदी भी अरुणाचल प्रदेश में ही बहती है। अब दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों नामदाफा पर्वत भी वहीं पर स्थित है और नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह अपनी उड़ने वाली गिलहरियों के लिए जाना जाता है। और ये जो है एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ जो है बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ चारों प्रकार के तेंदुआएं जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों उसके अलावा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है सियांग जिले में स्थित एक खूबसूरत पार्क है। और दोस्तों उसके अलावा पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व। तो यह जो है अपने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों
कमलांग वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों ये जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। और दोस्तों ये जो जनजातियां है ना, ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लगभग जो है 26 से अधिक प्रमुख जनजातियां हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले है नियसी जनजाति। तो दोस्तों यह जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और दोस्तों उसके अलावा अफ्तानी। तो दोस्तों अफ्तानी जो जनजाति है, यह है जीरो वैली में रहने वाली कुशल कृषक जनजाति है, और इन्हें जो है चेहरे पर टैटू और नाक में जो है प्लग पहनने के लिए जाना जाता है। दोस्तों उसके अलावा मोनवापा जनजाति। तो दोस्तों मोनवापा जनजाति जो है तवांग क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, और ये जो है तिब्बती बौद्ध धर्म को ये मानती है। तवांग जो वैली है, तवांग क्षेत्र, तो दोस्तों वो जो है तिब्बत से लगता है, और जाहिर सी बात है कि तिब्बत जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध एक स्थान है, मतलब देश भी कहा जा सकता है, हालांकि ये चाइना की कब्जे में है। तो दोस्तों उसमें जो है फिर ऐसे तो कुछ ना कुछ गुण तो वहाँ के यहाँ आएंगे ही। उसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की अन्य प्रमुख जातियां हैं आदि जनजाति, मिस्पी जनजाति, वांचो जनजाति और खम्पाती जनजाति। और दोस्तों अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कला एवं संस्कृति और प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले लोसार त्योहार। तो दोस्तों ये लोसार त्योहार जो है मानपा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है, और इसे जो है तिब्बती नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, आप जो है नोट करते रहिएगा। उसके अलावा दोस्तों ड्रीम महोत्सव। तो दोस्तों जो ये ड्रीम महोत्सव है ना, तो ये जो है अफ्तानी जनजाति का एक प्रमुख कृषि त्योहार है, जो है जीरो वैली में मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है, निम्न में से कौन सी जनजाति जीरो वैली में निवास करती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है अफ्तानी जनजाति, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों उसके अलावा न्यूकुम। तो दोस्तों न्यूकुम यह जो है न्यूसी जनजाति का प्रमुख कृषि त्योहार है, और इसमें वे अपनी अच्छी फसल के लिए जो है यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों उसके अलावा सोलुंग। तो दोस्तों सोलुंग जो है यह आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। और दोस्तों उसके अलावा रे। तो दोस्तों रे जो है यह इंदू मिस्पी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है ये त्योहार, तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जीएस में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं तवांग मठ की। तो दोस्तों यह जो है भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। भारत को तो ये सबसे बड़ा मठ है ना, पर ये दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा मठ है। और दोस्तों जब दुनिया में ये दूसरा सबसे बड़ा मठ है तो सबसे बड़ा भी होगा कोई। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो है लिहाजा तिब्बत के पोताला महल के बाद जो है इसका दूसरा स्थान है, और इसे जो है 17वीं सदी में मेराक लांबा लोंद्रे ग्यातोसो ने बनवाया था। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की। तो दोस्तों यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य है ना, तो उसमें है लाइन एंड पिकॉक डांस। तो दोस्तों लाइन एंड पिकॉक डांस जो है यह मोनपा जनजाति का सबसे मशहूर रंग बिरंगा नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा पोपीरा नृत्य। तो दोस्तों पोपीरा नृत्य जो है यह आदि जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और दोस्तों उसके अलावा चलो नृत्य। तो दोस्तों ये जो चालो नृत्य है ना, तो ये जो है वांजो जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जीआई टैग से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसमें जो है जीआई टैग से किसी राज्य के जो है महत्वपूर्ण उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है, और ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर्स और जीके के उसमें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कौन प्रमुख उत्पाद हैं जिन्हें जो है जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश के इन खास उत्पादों को हाल ही में जो है जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले है अरुणाचल याक चुरपी। तो दोस्तों अरुणाचल याक चुरपी जो है यह याक के दूध से बना हुआ प्राकृतिक पनीर है, और ये जो है तवांग क्षेत्र के लिए जो है इसकी खासियत है। ये जो है विशेष अगर किसी क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो है तवांग क्षेत्र के लिए जो है अधिक प्रसिद्ध है वहाँ का ना। दोस्तों उसके अलावा
खपती चावल। तो दोस्तों खपती चावल जो है यह अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में उगाए जाने वाला बहुत ही स्वादिष्ट और चिपचिपा यानी कि स्टिकी चावल है। और दोस्तों उसके अलावा मोनपा हस्त निर्मित कागज। तो दोस्तों यह जो है 100 साल पुरानी कला जिसे जो है शोंगू सेंग पौधे की छाल से बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मोनपा जनजाति में ये जो है हस्त निर्मित एक कागज है जो है मोनपा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों उसके अलावा आदि केकर। तो दोस्तों आदि केकर जो है यह आदि जनजाति द्वारा उगाए जाने वाला एक खास और उत्तम किस्म का जो है अदरक है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 2000 जनगणना के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश के से जो है क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है जनघनत्व। तो दोस्तों जनघनत्व जो है यहाँ का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पाए जाते हैं। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है ना, तो दोस्तों ये जो है पूरे भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि निम्न में से किस राज्य का जनघनत्व जो है सबसे कम है। तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। और दोस्तों यदि लिटरेसी रेट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ का लिटरेसी रेट जो है 65.38% है और ये जो है राष्ट्रीय औसत से जो है काफी कम है। और दोस्तों पुरुष की साक्षरता की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है 72.55% की पुरुष की साक्षरता दर पाई जाती है। और दोस्तों उसके अलावा महिलाओं की, तो दोस्तों महिलाओं की है 57.70%। और दोस्तों बात की जाए यहाँ के लिंग अनुपात की, तो दोस्तों यहाँ के लिंग अनुपात है 938 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और दोस्तों शहरीकरण की यदि अरुणाचल प्रदेश राज्य से बात की जाए तो दोस्तों 77% से अधिक आबादी जो है यहाँ पर गाँव में निवास करती है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ से टॉप वन लाइनर रिविजन पॉइंट्स की। तो दोस्तों सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को भारत का ये जो है 24वां राज्य बना था। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि और आर्कियाड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो है इंग्लिश। और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है ये जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों फिफ्थ है राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कांगतो। और दोस्तों भारत में जो है सबसे पहले सूर्य उदय जो है अरुणाचल के डोंगगांव क्यूबुथु में होती है। और दोस्तों उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों से सीमा साझा करता है और वो 3 देश हैं भूटान, चीन और म्यांमार। और दोस्तों उसके अलावा मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच स्थित है। और दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दियांग कहा जाता है। तो दोस्तों ज्यादातर जो है दियांग ही पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है दियांग। अगर दियांग ऑप्शन में नहीं होगा और उसकी जगह सियांग होगा तो आप सियांग लगा सकते हैं। और दोस्तों डिफू दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जनसंघ है और दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग तो दोस्तों वो है सेला टनल जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मतलब बनाई गई है। नामदफा नेशनल पार्क अपनी उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है तो दोस्तों वो है नियासी जनजाति। और दोस्तों उसके अलावा अफतानी जनजाति। तो दोस्तों अफतानी जनजाति का जो निवास स्थान है तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है वो जो है जीरो वैली में निवास करते हैं। और लोसार मोनपा जनजाति का प्रमुख नववर्ष त्योहार है, ये भी आपको याद रखना है। ड्री महोत्सव एक फसल कृषि त्योहार है। और दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तवांग मठ। तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और दोस्तों उसके अलावा लाइन एंड पिकॉक डांस जो है मोनपा जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। और दोस्तों हाल ही में जो है अरुणाचल के याक चुरपी यानी कि पनीर को जो है जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पे जो है 17 व्यक्ति मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो है इसका जनगणना है। और दोस्तों उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो है 60 विधानसभा की सीटें हैं। और अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है तो दोस्तों वो है मिथुन। और दोस्तों यहाँ का जो उच्च न्यायालय है तो दोस्तों वो है गुवाहाटी असम में। और इसकी जो है एक खंडपीठ जो है
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं PYQ के बारे में। तो दोस्तों PYQ जो है अलग अलग एग्जाम से थोड़ा आपके लिए रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। तो दोस्तों भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। दूसरा क्वेश्चन है तवांग मठ। तो दोस्तों तवांग मठ जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, उस समय किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों उस समय जो है ये दिहांग और सियांग नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य उदय जो है सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो दोस्तों वहाँ का जो है डोंगगांव एक स्थान है, वहाँ पर जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है डिफुदरा जो 3 देशों का ट्राई जंक्शन है, तो दोस्तों ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 7 है बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों बॉमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और दोस्तों उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है लोसार त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है डफला मिरी आबोर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों डफला मिरी आबोर जो पहाड़ियां हैं, तो दोस्तों ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों वो है अंग्रेजी। और दोस्तों उसके अलावा पक्के पगुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सेला सुरंग है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा मैकमोहन रेखा भारत और किस राज्य के बीच मतलब किस देश के बीच बनती है? तो दोस्तों मैकमोहन जो रेखा है ये जो है चीन के तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित है, निर्धारित की गई है मतलब। और दोस्तों आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो है नीसी जनजाति। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश को। तो दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। और यहाँ पर जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों आज का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों सबसे पहले इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों यदि इसकी राजधानी की बात की जाए तो दोस्तों इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और ये जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और दोस्तों अंडमान निकोबार में जो है कुल द्वीप जो है 572 है, जिसमें से जो है 38 द्वीपों पे जो है आबादी है, यानी कि 38 के अलावा जो है और द्वीप जो है वो जो है उन पे जो है जन आबादी नहीं है, यानी कि वो निर्जन द्वीप है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर जो है उपराज्यपाल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है औरों में तो राज्यपाल होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल का यहाँ पर शासन है। तो दोस्तों यहाँ का जो उपराज्यपाल है तो दोस्तों वो है एडमिरल सेवानिवृत्त DK जोशी। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ के हाई कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ का हाई कोर्ट जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही ये अंडमान निकोबार आता है। और दोस्तों इसकी खंडपीठ जो है पोर्ट ब्लेयर जहाँ पर इसकी राजधानी है तो दोस्तों वहां पर स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं अंडमान निकोबार के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ का राजकीय पशु है डोंगोंग। और ये जो डोंगोंग है ना तो दोस्तों ये जो है समुद्री गाय है और ये जो है दुर्बल समुद्री स्तनपायी जीव है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कि ये इसे जो है समुद्री गाय क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्री गाय इसे जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है मतलब एक तरफ से जो है वहां पर जो है जो समुद्र में घास होते हैं ना तो उसको जो है ये सफाई करती है, अच्छे से सफाई करती है, उसको मतलब खाती है, तो इसलिए जो है इसे समुद्री गाय का दर्जा दिया गया है। दोस्तों उसके अलावा अंडमान निकोबार का जो राजकीय पक्षी है तो दोस्तों वो है अंडमान वुड पीजन। और जो दोस्तों ये जो अंडमान वुड पीजन है ना तो दोस्तों ये जो है सिर्फ
अंडमान के द्वीपों पर ही पाया जाता है, यानी कि ये कहीं और किसी राज्य में, किसी केंद्र शासित प्रदेश में ये कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ यहीं पाया जाता है। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ का राजकीय वृक्ष है, तो दोस्तों यहाँ का राजकीय वृक्ष है अंडमान पोडोक। तो दोस्तों अंडमान पोडोक जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और दोस्तों इसकी जो लकड़ी होती है ना, तो दोस्तों ये जो है बहुत ही मजबूत लकड़ी इसकी होती है, इसकी ये विशेषता है। और दोस्तों उसके अलावा अंडमान निकोबार का जो राजकीय पुष्प है, तो दोस्तों ये है प्यूमा। और इसकी विशेषता है दोस्तों यह है हल्के जामुनी रंग का फूल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अंडमान निकोबार की भौगोलिक स्थिति एवं जल संधियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है जीएस के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो सकते हैं। अगर आप राज्य दर्शन देखते हैं तो काफी सारी चीजें जो है आपकी जो है क्लियर होती जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी स्थिति जान लेते हैं। तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो दोस्तों ये जो है बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान द्वीप समूह को जो है निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, यानी कि लिटिल अंडमान को कोर निकोबार से अलग करता है। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर तीसरे एग्जाम में मैंने देखा है कि 10 डिग्री चैनल जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो है अंडमान द्वीप समूह को जो है निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और दोस्तों उसके अलावा डंकन दर्रा, तो दोस्तों जो डंकन दर्रा है ना, यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा कोको चैनल, तो दोस्तों कोको चैनल से जो है दोस्तों क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों कोको चैनल जो है उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, यानी कि अंडमान निकोबार के जो उत्तर में, तो दोस्तों अंडमान निकोबार के उत्तर में जो है कोको द्वीप स्थित है। और दोस्तों ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का द्वीप है। और दोस्तों उसके अलावा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, इंदिरा पॉइंट यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट, तो दोस्तों ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा अंडमान निकोबार की जो प्रमुख चोटियां हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है सैंडल पीक। तो दोस्तों सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। और दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 732 मीटर, और ये जो है सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा माउंट थुलियार, तो दोस्तों जो माउंट थुलियार है ना, तो इसकी स्थिति है ग्रेट निकोबार में, और इसकी जो ऊंचाई है तो दोस्तों वो है 642 मीटर। और दोस्तों उसके अलावा माउंट डियावोलो, तो दोस्तों जो माउंट डियावोलो है ना, तो दोस्तों मध्य अंडमान में ये स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 515 मीटर। दोस्तों उसके अलावा माउंट कोयोब, माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो है 460 मीटर। और दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीवीटीजी क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले है पीवीटीजी जो है ये विशेष रूप से कमजोर जनजातियों का समूह है। और दोस्तों जो इन पीवीटीजी जनजातियां है ना, तो उसमें जो है अंडमान निकोबार की जो है कुल 6 प्रमुख जनजातियां आती हैं। और मतलब अंडमान निकोबार में जो है कुल 6 प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें से जो है 5 जनजातियों को पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों सबसे पहले है नेग्रिटो। तो दोस्तों नेग्रिटो प्रजाति जो है यह प्रजाति अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है, और इसका रंग जो है गहरा काला और कद छोटा होता है, ये इसकी विशेषता है। और दोस्तों उसके अलावा मंगोलोयार्ड, तो दोस्तों मंगोलोयार्ड प्रजाति जो है यह भारत की प्रजाति है, जो कि जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और इनका जो स्किन का रंग होता है ना, तो दोस्तों ये इनका जो स्किन का रंग होता है वो हल्का होता है, और आंखें जो है इनकी छोटी होती है। और दोस्तों केवल निकोबारी जनजाति जो है पीवीटीजी में शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है 5 जनजातियां हैं वो पीवीटीजी जनजाति में शामिल है। पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों उस जनजाति को आपने याद रखना है। तो दोस्तों वो जनजाति है निकोबारी जनजाति। अब दोस्तों बात करते हैं अंडमान की प्रमुख जनजाति। तो दोस्तों वो है सबसे पहले है सेंटिनेली जनजाति। तो दोस्तों यह जो है उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहती है, और यह जो है दुनिया की सबसे अलग थलग और आक्रामक जनजाति है, और जो है बाहर की दुनिया से कोई भी इसका संपर्क नहीं है।
तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। और उसके अलावा दोस्तों जारवा, तो दोस्तों जारवा जो जनजाति है ये जो है मध्य और दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है और यह जो है दोस्तों सबसे प्राचीन जनजातियों में से ये एक जनजाति है, जारवा जनजाति है ना, आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा ग्रेट अंडमानी, तो दोस्तों ग्रेट अंडमानी जो है यह स्ट्रेट द्वीप पर निवास करती है और अब जो है इनकी जनसंख्या जो है बहुत ही कम रह गई है। और दोस्तों उसके अलावा ओंगे, तो दोस्तों ओंगे जनजाति जो है लिटिल अंडमान रिजर्व में निवास करने वाली जनजाति है। दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं निकोबार की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है शोपेन जनजाति, तो दोस्तों शोपेन जनजाति जो है कई बार एग्जामों में पूछी गई है कि ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो दोस्तों ये निवास करती है ग्रेट निकोबार में। तो दोस्तों जो शोम्पेन जनजाति है ना, तो दोस्तों यह ग्रेट निकोबार के घने जंगलों में पाई जाने वाली बेहद ही शर्मीली जनजाति है और हाल ही में जो है दोस्तों ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कारण जो है यह चर्चा में आई थी। और दोस्तों उसके अलावा निकोबारी जनजाति, तो दोस्तों निकोबारी जनजाति जो है यह कार निकोबार में पाई जाती है और दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ की ये जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और इन्होंने जो है समाज की जो है मुख्य धारा को अपना लिया है और ज्यादातर जो है ये निकोबारी जनजाति के लोग जो है ईसाई धर्म को मानते हैं और अब जो है ये पीवीटीजी सूची में शामिल नहीं है क्योंकि इन्होंने पीवीटीजी जनजातियों में कौन सी जनजातियां होती हैं, तो दोस्तों वो होती हैं जो मतलब बिल्कुल ही कमजोर और पिछड़ी जनजातियां होती हैं। पर जो ये निकोबारी जनजाति है ना, तो ये जो है समाज की मुख्य धारा में कोई इन्होंने जो है अपना लिया है, तो इसलिए जो है ये इस सूची में नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अंडमान निकोबार में जो है 9 राष्ट्रीय उद्यान है और दोस्तों उसके अलावा 96 जो है यहाँ पर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों सबसे पहले साउथ बटन नेशनल पार्क, तो दोस्तों यह जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो है केवल 0.03 वर्ग किलोमीटर पर ये बना हुआ है। और दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है तो दोस्तों वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और ये जो है दोस्तों समुद्री जीवों, कछुओं और कोरल रीफ यानी कि परवाल भित्तियों के लिए परवाल भित्तियों का संरक्षण जो है यहाँ पर किया जाता है। और दोस्तों उसके अलावा माउंट मणिपुरी नेशनल पार्क, तो दोस्तों इसका पुराना नाम जो है माउंट हैरियट था और जिसे जो है 2021 में बदला गया था। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तो दोस्तों वो है कैंपवेल बे नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के यूनेस्को की साइट्स और रामसर साइट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन बनता है, मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या अंडमान निकोबार में और अंडमान निकोबार में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या कोई रामसर साइट है कि नहीं है। तो दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो है यहाँ पर नहीं है और वर्तमान में जो है अंडमान निकोबार में कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी नहीं है। पर दोस्तों जो अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल और नारकोडम द्वीप है ना, तो दोस्तों इनकी संभावना है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की इनकी संभावना है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कंफर्म मैं भी नहीं हूँ क्योंकि अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से आप कैसे कर सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अंडमान निकोबार का द्वीप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो दोस्तों आप अगर वहाँ पे नहीं है का ऑप्शन नहीं दिया गया होगा कि कोई भी नहीं है, तो दोस्तों तब तो आप कोई भी नहीं है लगाइएगा। अगर दोस्तों नारकोंडम द्वीप अगर आ जाए तो आप वो लगा सकते हैं। उसके अलावा सेलुलर जेल अगर आएगा तो दोस्तों वो भी आप लगा सकते हैं अगर उसमें कोई भी नहीं है का ऑप्शन नहीं आता है तो। दोस्तों उसके अलावा बात की जाए रामसर साइट की, तो दोस्तों अंडमान निकोबार में कोई भी रामसर साइट नहीं है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यूनेस्को की जो मतलब बायोस्फीयर, तो दोस्तों बायोस्फीयर जो है अंडमान निकोबार में है और दोस्तों इसका नाम है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसको जो है दोस्तों यूनेस्को के मैप प्रोग्राम ने 2013 में इसको शामिल किया था, ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी और परवाल भित्तियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बैरन द्वीप, तो दोस्तों बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है, तो दोस्तों ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है हर तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी
सक्रिय ज्वालामुखी है कि नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ना, तो दोस्तों यह जो है पूरे भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और दोस्तों यह जो है अंडमान सागर में स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा नारकोंडम द्वीप, तो दोस्तों यह जो है भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और यहाँ पर जो है दुर्लभ हॉर्नबिल पक्षी भी पाया जाता है। तो दोस्तों यदि बात की जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि नारकोंडम द्वीप पर जो ज्वालामुखी है तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो है भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय भी आपको याद रखना है और सुषुप्त भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अब बात करते हैं प्रवाल भित्तियों के बारे में। तो दोस्तों प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार के समुद्र में जो है बहुत ही खूबसूरत प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। और लक्षद्वीप के विपरीत जो है जो मोंगे के द्वीप है ना, अंडमान द्वीपों का निर्माण जो है पानी में डूबे पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास जो है काफी लंबी हो गई है और अब तो जो है मेरी जबान भी थोड़ा फिसलने लग गई है क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है और मैं तब से कंटिन्यूअसली बोली जा रही हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ की ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ऐतिहासिक स्थल में है सेलुलर जेल। तो दोस्तों सेलुलर जेल जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और यह जो है ब्रिटिश काल में काले पानी की सजा के लिए ये जेल जो है सेलुलर जेल कुख्यात थी। काला पानी की सजा यहाँ पर दी जाती थी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेलुलर जेल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आपको याद रखना है काला पानी की सजा यहाँ पर दी जाती थी। तो उसके अलावा द्वीपों के बदले गए नाम। तो दोस्तों यहाँ से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं ना, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे, इस एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगले में पूछेगा, अगले में नहीं पूछेगा तो उसके बाद वाले में पूछेगा, पर पूछेगा जरूर। एक तो इसकी स्थिति के बारे में पूछेगा और दूसरा जो है इसका नाम जो पहले क्या था और अब क्या उसको चेंज किया गया है, ये जरूर पूछता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है पुराना द्वीप था वो था रोस द्वीप। तो दोस्तों रोस द्वीप इसका पुराना नाम था और इसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और दोस्तों उसके अलावा नील द्वीप। तो दोस्तों नील द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप मतलब रखा गया है। और दोस्तों उसके अलावा हैवलॉक द्वीप। तो दोस्तों हैवलॉक द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप रखा गया है। और दोस्तों यदि आपने हिस्ट्री मतलब आपने वैसे तो पढ़ी होगी क्योंकि एग्जाम है, पढ़ते ही होंगे है ना। तो दोस्तों हिस्ट्री में जो है जो ये द्वीप जो है वो जापान ने सुभाष चंद्र बोस को दिए थे और उन्होंने जो है इनका नाम जो है यही रखा था, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, यही उन्होंने उनका नाम रखा था। और दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार से जो है 2000 जनगणना के आधार पर जो है क्या प्रमुख तथ्य पूछे जा सकते हैं या महत्वपूर्ण यहाँ से तथ्य हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो है 3,80,581 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग जो है यहाँ की टोटल जो जनसंख्या है तो दोस्तों वो है 3.8 लाख। और दोस्तों यदि लिटरेसी रेट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ की लिटरेसी रेट जो है 86.63% इसका लिटरेसी रेट है और ये जो है दोस्तों राष्ट्र की औसत से काफी बेहतर इसका प्रदर्शन है। और दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं लिंगानुपात की। तो दोस्तों लिंगानुपात में जो है 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर पाई जाती है और ये जो है राष्ट्रीय औसत का जो है काफी कम है। और दोस्तों राष्ट्रीय औसत जो है 943 है। तो दोस्तों यहाँ का जो लिंगानुपात है ना, तो दोस्तों ये राज्य के लिंगानुपात से जो है यहाँ का काफी कम लिंगानुपात है। और दोस्तों राष्ट्रीय लिंगानुपात को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943 के लगभग जो है राष्ट्रीय लिंगानुपात है। और दोस्तों अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में जो है 46 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पर पाए जाते हैं और यह जो दोस्तों देश में सबसे कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली भाषा और उसके बाद जो है हिंदी और उसके बाद है तमिल। तो दोस्तों वे ऑफ बंगाल में जो है ये अंडमान द्वीप समूह है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो है ज्यादातर बंगाली भाषा ही बोली जाती हो, बंगाली भाषा ही बोली जाती होगी। अब दोस्तों बात करते हैं टॉप वन लाइनर रिविजन पॉइंट्स की। तो दोस्तों सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सेंट्रल पीक जो है जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो दोस्तों वो है बैरन द्वीप पर ये स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा अंडमान निकोबार को
अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और चौथा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो दोस्तों वो है ग्रेट निकोबार भी इसे कहा जाता है और इंदिरा पॉइंट भी इसे कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। और दोस्तों फिफ्थ है अंडमान निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दोस्तों सिक्स्थ है यहाँ की सेंटिनेलीज जनजाति दुनिया की सबसे अलग थलग जनजाति मानी जाती है, और ये जनजाति जो है काफी आक्रामक भी है, मतलब लोगों को जो है आने नहीं देती है अपनी तरफ ना। और दोस्तों उसके अलावा काला पानी के नाम से मशहूर सेलुलर जेल जो है पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। और दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वो कौन है, तो दोस्तों वो है साउथ बटन नेशनल पार्क। और दोस्तों उसके अलावा अंडमान निकोबार का जो राष्ट्रीय पशु है तो दोस्तों वो है डिगोंग, और दोस्तों ये एक समुद्री गाय है। और दोस्तों उसके अलावा हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है, तो दोस्तों वो है स्वराज द्वीप। और दोस्तों उसके अलावा डंकन पास, तो दोस्तों ये डंकन पास है, ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। और दोस्तों सिक्स है अंडमान निकोबार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो दोस्तों वो है बंगाली। और दोस्तों PYQ है, PYQ में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने उनको थोड़ा सा कवर करा है। ज़्यादा लंबा रखूंगी तो तब जो है ये क्लास इतनी लंबी हो जाएगी कि मतलब मैं वो भी नहीं कर सकती कि कितनी लंबी ये क्लास हो जाएगी, पर मैंने जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत जो है आपको थोड़ा बहुत भी आपकी हेल्प करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसके अलावा जो है अपने पढ़ाई करने वाले मित्रों को भी ज़रूर भेजिएगा। और जो भी SSC वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं ना तो उनके लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक GK वहाँ से भी पूछता है ना। अब दोस्तों PYQ में है, तो दोस्तों सबसे पहले 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, विशेषकर जो है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और दोस्तों उसके अलावा सेंटिनेलीज और जारवा जनजाति भारत के किस हिस्से में पाई जाती है, तो दोस्तों वो पाई जाते हैं अंडमान द्वीप समूह में। और दोस्तों उसके अलावा रोज द्वीप का नया नाम क्या है, तो दोस्तों वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और फोर्थ है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है बैरन द्वीप जो कि अंडमान सागर में स्थित है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।